ठीक है, आज हम लोग को देखना है स्क्रीन डिजाइन में मेनू सिस्टम। हम लोग मेनू 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 बार डिजाइन करेंगे। उसके बाद उसमें मेनू पैड बनाएंगे और हर मेनू पैड के साथ एक पॉपअप होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही सिस्टम क्रिएट करने वाले हैं जैसा हमको फॉक्सो में देखने को मिलता है। स्क्रीन शेयर करके फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्क्रीन को मतलब मेनू सिस्टम को समझने के लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया है खुद फॉक्सट्रोट के मेनू सिस्टम को। फॉक्सट्रोट का मेनू सिस्टम है, इसको पहले समझो और इसको समझते हैं पहले, उसके बाद हम ठीक इसी तरह का अपना सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मेनू सिस्टम है, ये जो है सिस्टम फाइल एडिट डेटाबेस रिकॉर्ड, ये जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड मेनू बार। ठीक है, ये हमारा मेनू बार है और उस मेनू बार में जो अलग अलग वर्ड्स दिख रहे हैं जिसको हम क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलता है, एक पॉपअप मेनू खुलता है या पुल डाउन मेनू खुलता है। उस हर की को हर उसको हम बोलते हैं पैड। ठीक है, तो उस मेनू बार में जितना पैड है दैट इज द मेनू पैड, और मेनू पैड को क्लिक करेंगे तो हमको एक पॉपअप मेनू खुलेगा। ठीक है, तो तीन चीज समझो यहाँ पे। पहला तो ये कि मेनू बार है, मेनू बार और मेनू बार के अंदर मतलब मेनू बार जो बना है वो मेनू पैड के कारण बना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब लोग मेनू बार डिफाइन करेंगे, डिफाइन मेनू बार। ठीक है, जब मेनू बार डिफाइन कर देंगे उसका एक नाम रखेंगे, मेनू बार उसका नाम रखेंगे। अब उस मेनू बार में हम मेनू पैड डिफाइन करेंगे, उस मेनू बार के अंदर मेनू पैड डिफाइन करेंगे और मेनू बार कर दिए, मेनू पैड कर दिए। ठीक है, अब हमको अलग अलग पॉपअप डिफाइन करना है, अलग अलग पॉपअप डिफाइन करना है और उस पॉपअप को कहाँ पे अपीयर होना चाहिए, कब होना चाहिए। अगर मान लो फाइल मेनू पैड पे हम क्लिक कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, फाइल मेनू पैड पे हम क्लिक कर रहे हैं तो एक पॉपअप यहाँ पे अपीयर हो जा रहा है। ठीक है, ये पॉपअप अपीयर हो गया। अगर हम सिस्टम पे क्लिक करते कोई दूसरा पॉपअप अपीयर होता और यहाँ पे अपीयर होता। ठीक है, अपीयर क्या यहाँ एग्जैक्टली इस पोजीशन पे कैसे अपीयर होगा वो बात की बात है, कहीं भी अपीयर हो। मान लो ये फाइल वाला अपीयर यहाँ पे अपीयर हो जाए, ठीक है, हो सकता है ना यहाँ पे अपीयर हो जाए। खैर अपीयर होगा तो हम वही रो कॉलम यूज करके हम अपने मनचाहा जगह पर उसको अपीयर करा सकते हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 मेनू पैड है और सातों मेनू पैड को क्लिक करने पे हमको सीरीज ऑफ कमांड दिखाना है, मतलब कितना काम हो सकता है वहां पे वो दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, आवाज जा रहा है पीछे तक? तो मेनू पैड डिफाइन करना पड़ेगा हमको, हर मेनू पैड पे के क्लिक पे एक पॉपअप डिफाइन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो इतना बड़ा काम करेंगे हम तब जाके मेरा का पूरा सिस्टम काम करना शुरू करेगा। और अंतिम में जब हम मेनू पैड जब मेरा क्लिक यहाँ आ जाएगा, इस मेनू पैड पे जब हम किसी को क्लिक करेंगे, किसी आइटम को क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम रन करना चाहिए। मान लो यहाँ पे लिस्ट ब्राउज वगैरह कुछ लिखा हुआ है, हम उसको क्लिक करें तो वो रन कर जाए, है ना। फाइनल हमको ये नहीं चाहिए। हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ से कमांड को सिलेक्ट कर रहे हैं, कमांड लिख नहीं रहे हैं हम लोग। जीयूआई में क्या होता है, जीयूआई जो बेस एप्लीकेशन है वहां पे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। एक तो हो गया हमारा कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन पे जाइए कमांड लिखिए रन करेगा। एक हो गया हमारा जस्ट सेलेक्ट करना है, हमको सारा का सारा कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम जाएंगे और माउस से क्लिक करेंगे और वो हमारा रन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेनू बार देखते हैं, मेनू बार कैसे होगा। तो डिजाइनिंग अ मेनू बार, हॉरिजॉन्टल मेनू बार, जैसा अभी हम लोग देखे दैट इज हॉरिजॉन्टल मेनू बार। ठीक है, फर्स्ट डिफाइन मेनू, सबसे पहले मेनू डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका पैथ डिफाइन करेंगे, सिस्टम फाइल ये सब जो आ रहा था, एंड
और इतना सब होने के बाद देन पुट द मेनू पैड टू वर्क। अब मेनू पैड को क्लिक करेंगे तो कुछ काम होगा। वो कुछ काम क्या हो सकता है? हम डायरेक्टली कोई प्रोग्राम रन करा सकते हैं, पॉपअप तो अपीयर करा ही सकते हैं, है ना। मान लो कि हमको सिर्फ वहाँ एग्जिट है, एग्जिट क्लिक करेंगे, कोई पॉपअप नहीं है वहाँ पे, एग्जिट पे क्लिक कीजिए, एग्जिट हो जाइए, तो डायरेक्टली रन करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को ये 3 काम करना है। पहला मेनू डिफाइन करना है, उसके बाद उसको उसके अंदर का पैड डिफाइन करना है, और पैड कैसे काम करेगा, उसको क्लिक करेंगे तो कुछ काम होगा, वो डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले मेनू डिफाइन मेनू, माई मेनू। हम लोग का जो सिंटेक्स है मेनू का, डिफाइन मेनू और मेनू का नाम। डिफाइन मेनू, ठीक है, और मेनू का नाम। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? डिफाइन मेनू माई मेनू। डिफाइन मेनू माई मेनू एक तो एक माई मेनू काफी सुंदर लड़की। तो एक माई मेनू के नाम से मेनू पैड, सॉरी मेनू बार हम डिफाइन कर लिए। ठीक है, अब इस मेनू बार के अंदर हमको वो क्लिकेबल एलिमेंट चाहिए, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पैड, मेनू पैड। ठीक है, या हम उसको ऐसे फॉक्सट्रॉट में उसको पैड बोल रहे हैं, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मेनू आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हम अब हमको डिफाइन करना तो क्या लिखते हैं? डिफाइन पैड। यहाँ मेनू लिखे थे, यहाँ पैड लिखेंगे और उसका नाम देंगे पैड 1। ठीक है, ऑफ माई मेनू नाम सबका देंगे इसलिए कि उसको बाद में जो क्लिक होगा तो उसको एड्रेस कैसे करेंगे, उसका नाम नहीं रहेगा। तो समझ में आ रही बात? तो डिफाइन पैड पैड 1 ऑफ माई मेनू प्रॉम्प्ट ऐड ए स्टूडेंट। ये प्रॉम्प्ट क्या है? कैप्शन है, हाँ, उस पैड का वो कैप्शन दिखेगा, है ना। तो ये नाम हो गया पैड 1, वो फॉक्सट्रॉट के काम का है, और हमारे काम का ऐड स्टूडेंट है। हम क्लिक करते हैं तो सिस्टम फाइल एडिट ये देख के क्लिक करते हैं, वो कैप्शन देख के क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमको ये कैप्शन से मतलब है ऐड स्टूडेंट। पैड 2, डिफाइन पैड 2, दूसरा नंबर पैड किसका? ऑफ माई मेनू, इस मेनू बार का, उसमें एडिट स्टूडेंट। पैड 3 माई मेनू प्रॉम्प्ट डिलीट स्टूडेंट, और लास्ट वाला पैड माई मेनू प्रॉम्प्ट एग्जिट। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? कुछ नहीं किए हम लोग, सिर्फ मेनू बार डिफाइन किए, उसका नाम रखे, और उस मेनू बार के अंदर हम लोगों ने 4 पैड बनाया, 4 पैड बनाया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे इस जगह पे देखो, यहाँ पे जो आ रहा है, यहीं पे मैं एज स्टूडेंट एडिट स्टूडेंट बनाए हैं। ठीक है, तीसरा और चौथा है मेरा एग्जिट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ तक तो काम खत्म हो गया, मेरा बन गया। अब काम कैसे करेगा? अब किसी मेनू पैड पे क्लिक करें तो एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए ना, कुछ वर्क डन होना चाहिए। वहां लिखते हैं ऑन सिलेक्शन पैड पैड 1 ऑफ मेनू माई मेनू क्वेश्चन मार्क पैड। ये हमारा एक फंक्शन है जो नंबर इस पैड का जो क्या नाम है वो रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको मत ध्यान दो, याद दो। ऑन सिलेक्शन पैड पैड 1 मतलब पैड 1 के सिलेक्शन पे, जो कि माई मेनू का है, जो कि माई मेनू का है, एक लाइन दिया गया हमको। एक लाइन में हम मल्टीपल काम तो नहीं करा सकते हैं। ठीक है, एक ही लाइन है कि अगर ये वाला सेलेक्ट हुआ तो ये काम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिर्फ इस लाइन को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे मल्टीपल लाइन कैसे यूज करेंगे। ऑन सिलेक्शन पैड पैड 1 ऑफ माई मेनू प्रिंट पैड। अगर हम ऐड स्टूडेंट को क्लिक करें और हमको प्रिंट हो जाए पैड 1, इसका मतलब काम कर रहा है, इसका मतलब वो काम हो रहा है। ठीक है, वो पैड क्लिक करने पे काम हो रहा है। पैड 2 ऑन सिलेक्शन पैड पैड 2 ऑफ माई मेनू माई मेनू पैड, यह सारा का सारा हम उसका पैड का नेम प्रिंट करा ले रहे हैं। यहां तक हो गया। इसके बाद अभी तक ये काम जो हुआ है वो सब मेमोरी में है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। हमको क्या करना है? एक्टिवेट मेनू माई मेनू, मेनू को एक्टिवेट कर देना है। मेनू को एक्टिवेट कर दिए, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है,
pad function will print the pad name, which is pad1, pad2, pad3, etc. Here we can run any command or UDF. On selection pad pane of my menu my menu append. ये कमांड है. यहाँ पे हम लोग फंक्शन रन करा रहे थे, यहाँ पे कमांड रन करा रहे हैं. ठीक है, इसको क्लिक करो तो अपेंड कमांड खुल जाए, इसको तो एडिट ब्राउज. ठीक है, एक्टिवेट मेनू माई मेनू. ठीक है, ठीक है. हम लोग अब यहीं पे मान लो कि यहाँ रहता ऐड स्टूडेंट है और हम ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करें तो हम क्या चाहते हैं कि एक डेटा एंट्री फॉर्म खुल जाए स्टूडेंट वाला. ठीक है, उसमें मल्टीपल लाइन लिखा हुआ है, @, उसमें वेरिएबल बनाना, डू यू वांट टू कंटिन्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसमें करीब 40-45 लाइन है ना. और वो सिर्फ हमको यहाँ पे कैसे आएगा बताओ तो. उस 40-45 लाइन के कोड को हम सिर्फ ऐड स्टूडेंट क्लिक पे रन कराना है, कैसे होगा. और जो नाम है वो लिख हम्म, सर और जिस नाम से मतलब प्रोग्राम बना उस फाइल का नाम होता है, तो स्क्रीन में मतलब आ जाए. बिल्कुल. अरे हम लोग पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. बताओ. बिल्कुल वैसे ही होगा. यूजर डिफाइंड फंक्शन साफ लिखा हुआ है यहाँ पे. यूजर डिफाइंड फंक्शन, या तो प्रोसीजर बनाएंगे या तो फंक्शन बनाएंगे. ठीक है, तो उसको सिर्फ यहाँ पे कॉल कर देना है. जैसे यहाँ पे हम लोग पैड कॉल कर रहे थे, वैसे उसको कॉल कर लेना है. मान लो कि हम एक फंक्शन बनाए या प्रोसीजर बनाए, ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट. ठीक है, उसके अंदर हम पूरा स्क्रीन डिजाइनिंग, अब पूरा जो हम लोग अभी देखे थे डेटा एंट्री वाला, वो पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ उसमें. उसको सेव करती है उस फंक्शन नाम पे. यूडीएफ हम लोग देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा तुमको, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग. तो हम जब ये हम काम करेंगे तो हमको सारा का सारा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा. सारा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा. ये हमको फॉर और इफ की तरह बॉडी नहीं दे रहा है. ऑन सिलेक्शन ऑफ पैड 1 डू दिस वन इंटू डू, ऐसा वाला काम नहीं है. हमको एक लाइन मिल रहा है और एक लाइन पे हमको सिर्फ एक सेंटेंस, एक वर्ड लिख सकते हैं. तो वो वर्ड या तो हमारा डायरेक्टली कमांड हो सकता है या कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकता है. समझ में आ रही बात. ओके, इतना सारा काम हम करेंगे और लास्ट में हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा मेनू को. जब एक्टिवेट कर देंगे तो वो दिख जाएगा और कुछ इस तरह का दिखेगा हमको. कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐड स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट, डिलीट और एग्जिट. ठीक है, और इस पर जब हम क्लिक करोगे तो क्या होगा, पैड प्रिंट कराए हैं, पैड फंक्शन. ठीक है, वो क्या रिटर्न करेगा कि जिसको क्लिक कर रहे हो उसका नाम क्या रखे हैं. इसका पैड 1 है, इसका पैड 2 है, इसका पैड 3 है, इसका पैड 4 है. ठीक है, अगर हम नाम लिखे रहते, इसका हम मनीष नाम रखे रहते, इसका हम नीरज नाम रखे रहते, इसका हम कहाँ गया, ब्रजेश नहीं आ रहा क्या, चल ऑनलाइन है. इसका नाम मुकेश रखे होते. ठीक है, तो क्लिक करते हैं ऐड स्टूडेंट को तो क्या प्रिंट करता, मुकेश, है ना. इसका नाम प्रिंट करेगा, वो नाम जो हम लोगों ने यहाँ रखा है. ये पैड मुकेश, पैड रंजीत, पैड मनीष. ठीक है, ये जो नाम है वो नाम हमको ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है. ठीक है, यहां तक तो हो गया. इसके बाद अब पॉपअप की बात. पॉपअप वो पॉपअप जो हम क्लिक करेंगे तो अपीयर हो. हम चाहते हैं कि वो अपीयर हो. एक कोलेक्टेबल मेनू होता है जिसमें बहुत सारा कमांड होता है. और जैसे मेनू बार हम लोग हॉरिजॉन्टल बना रहे थे, वो हमारा कैसे होगा, वो वर्टिकल में होगा. वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बहुत सारा उसमें कमांड होगा जो वर्टिकल में आएगा और उसको हमको अपीयर कराना है. ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं पॉपअप. डिफाइनिंग पॉपअप या पुल डाउन मेनू फॉर मेनू पैड. ठीक है, तो डिफाइन कमांड, डिफाइन पॉपअप, पॉपअप का नाम. ठीक है, तो लिखे क्या, डिफाइन पॉपअप, कोई नाम लिख सकते हैं, और जैसे EMP लिख दिए. ठीक है, डिफाइन बार 1, उसमें जो पहला वाला जो है उसके अंदर जो कमांड है, वहां पैड बोल रहे थे, यहाँ बार बोल रहे हैं.
ठीक है। डिफाइन बार 1 ऑफ EMP prompt add employee, bar 2 of EMP prompt edit employee, bar 3 define bar 3 of EMP prompt delete employee, define bar 4 of EMP prompt employee attendance। ये चार बार के साथ एक हम पॉपअप डिफाइन किए, उस पॉपअप का नाम क्या रखे? EMP। EMP भी हम लोगों ने 4 बार डिफाइन किया। ठीक है, ये देखो सैंपल प्रोग्राम है। क्लियर सेट टक ऑफ यूज EMP डिफाइन मेनू माई मेनू पैड 1 प्रॉम्प्ट एम्प्लॉय स्टूडेंट लाइब्रेरी रिपोर्ट। ये हम लोगों ने क्या किया? ये क्या है? इस मेनू का पैड है, मेनू पैड है। ठीक है, एम्प्लॉय स्टूडेंट लाइब्रेरी, इतना सारा पैड हम लोग बनाया। अब इसके बाद हमको करना क्या है? इसके ठीक बाद डिफाइन पॉपअप, एक पॉपअप बना रहे हैं, ऐड एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय है ना, एक पैड एम्प्लॉय है, सबके लिए नहीं बनाए, सैंपल बनाना था, सबके लिए नहीं बनाए, सिर्फ एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं। इस एम्प्लॉय पैड को क्लिक करें तो हमको क्या क्या आएगा? पॉपअप, सिर्फ इसके लिए पॉपअप बना रहे हैं। वो पॉपअप है हमारा डिफाइन बार 1 ऐड एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय अटेंडेंस। ये चार बार इसके लिए बनाए। ठीक है, ये 4 बार बनाने के बाद क्या होगा? मान लो पहला वाला हम सिलेक्ट करते हैं ऐड एम्प्लॉय, तब क्या होता? ऑन सिलेक्शन बार 1 ऑफ EMP क्या है? पॉपअप है, यही पॉपअप। तो ऑन सिलेक्शन बार 1 ऑफ EMP दैट इज ऐड एम्प्लॉय, प्रिंट कर रहे हैं यू हैव सिलेक्टेड ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं कि ऐड एम्प्लॉय। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? वो प्रोग्राम UDF कॉल कर सकते थे जो हमारा ऐड एम्प्लॉय के लिए बनाया गया है। क्लियर? बार 2 में एडिट है तो एडिट एम्प्लॉय यू हैव सिलेक्टेड, और बार 3 में डिलीट एम्प्लॉय। ये हम सब काम कर दिए। यहाँ इसके पहले हम लोगों ने क्या किया? मेनू बार डिफाइन किया, मेनू बार के अंदर मेनू पैड डिफाइन किया, और यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉपअप डिफाइन किया। अभी कनेक्शन नहीं है दोनों में, पैड के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। मेनू, उस मेनू के अंदर मेनू पैड, ठीक है, बार अलग बन रहा है। बार नहीं जानता है कि मेनू पैड क्या है, मेनू पैड नहीं जानता बार क्या है। हमको क्या करना है? यहाँ तक तो काम हो गया। हम पॉपअप बना दिए, पॉपअप के हर बार को क्लिक होने पे क्या काम करना है ये भी डिसाइड हो गया। क्या करना है कि पहला वाला करेंगे तो ये प्रिंट करना है, यू हैव सिलेक्टेड एम्प्लॉय, ये काम हो गया। अब यहाँ पे देखो, ऑन सिलेक्शन पैड 1 ऑफ माई मेनू, ये क्या है? एम्प्लॉय। पैड 1 क्या था? देखो यहाँ पे पैड 1 क्या था? एम्प्लॉय, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑन सिलेक्शन पैड 1 ऑफ माई मेनू एक्टिवेट पॉपअप EMP, इस EMP को आज 2,0, है ना, ये है 2,0। तो जैसे ही हम एम्प्लॉय क्लिक किए पैड 1, वैसे ही पॉपअप एक्टिवेट हो गया। अब कहाँ एक्टिवेट करना है? 2,0 पर। यहाँ आ गया, इसको 3,0 रखोगे तो कहीं और चल जाएगा, है ना। तो ये हमारा तो इसी तरह से हम सारे इतना पॉपअप बनाना पड़ेगा हमको। ये पॉपअप हम बनाए हैं सिर्फ एम्प्लॉय के लिए, वैसा स्टूडेंट के लिए बनाओ, लाइब्रेरी के लिए बनाओ, इशू बुक, रिटर्न बुक, फाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसा तुम अकाउंट्स के लिए बनाओ। ठीक है, तो ये सारा का सारा उस तरह से अपीयर होगा तुम्हारे पास। तो मेनू बार बनाए, उसका मेनू पैड बनाए, और मेनू पैड बनाने के बाद रुक जाओ, वहां तक काम हो गया। अब हम पॉपअप बनाएंगे। पॉपअप बनाने के बाद पॉपअप को काम करना सिखाएंगे कि बार 1 क्लिक हो तो क्या हो, बार 2 क्लिक हो तो क्या हो। जब रेडी हो गया तो दोनों को असेंबल कर देंगे, है ना। मेनू बार को और पॉपअप को असेंबल कर देना है। कैसे असेंबल करेंगे? सीधे हमको यही वाला काम लिखना था, ये वाला ऑन सिलेक्शन पैड 1 ऑफ माई मेनू जो है मेनू बार, उसका पैड 1 जब क्लिक हो, सेलेक्ट हो, तब पॉपअप EMP को एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट मतलब विजिबल हो जाएगा। तो हम उस साथ में ऐट भी लगा के उसको रो कॉलम दे दिए। ठीक है, अब जब स्टूडेंट वाला करेंगे तो हम कॉलम को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि स्टूडेंट के नीचे आए रो कॉलम। हाँ, जैसे कहने का मतलब ये हुआ
ये यहाँ पे आ रहा है, अगर मान लो स्टूडेंट का पॉपअप बनाएंगे तो उसको हम लोग थोड़ा बढ़ा के यहाँ ना शो करना चाहेंगे, यहाँ तो नहीं होगा। हर पैड को जब क्लिक करेंगे तो उसका पॉपअप उसके ठीक नीचे अपीयर हो, ऐसा ही होता है, ऐसा ही देखते हैं हम लोग, और वो रिलेवेंट भी है कि हम स्टूडेंट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट का पॉपअप आएगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम जब नेक्स्ट वाला पॉपअप जब एक्टिवेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं उसको, ये हम 0 नंबर कॉलम पे कर रहे हैं, तो 0 नंबर कॉलम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13वां कॉलम पे करेंगे। हर कैरेक्टर को एक कॉलम मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 13,0 सॉरी 2,13, है ना, सेकेंड रो में 13वां कॉलम पे उसको अपीयर करा लेंगे। यही है हमारा पूरा मेनू सिस्टम। प्रोग्राम आपका जैसा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, उस प्रोग्राम को कॉल करने के लिए यहाँ मेनू बनानी है, ठीक है। नहीं तो अभी क्या करना पड़ता, डू लिखना पड़ता, डू और उस प्रोसीजर का नेम, डू ऐड स्टूडेंट, डू मॉडिफाई स्टूडेंट, वो लिखते आप तो वो रन करता। अभी क्या किए, रन वही कर रहा है, रन वही कर रहा है, लेकिन लिखने के मेहनत से बच गए, लिखने के मेहनत से बच गया। डॉस कमांड में, डॉस जो हमारा जो कमांड लाइन इंटरफेस है, किसी फाइल को कॉपी करना रहता है तो क्या लिखते हैं, कॉपी फाइल नेम लिखते हैं ना, कॉपी, और जो ओल्ड फाइल नेम है, न्यू फाइल नेम है, उसको ऐसे करके काम करते हैं। लेकिन हम लोग जीवाई भी कैसे करते हैं, राइट क्लिक कॉपी वहां पे, तो हमको वहां पे जो कमांड लिखना था वो कमांड नहीं लिखना पड़ा, लेकिन इंटरनली वैसा ही कुछ काम हो रहा है। कॉपी का जो सिनेरियो कमांड लाइन में जो हो रहा था डिस्क लेवल पे, वैसा ही काम वहां भी हो रहा है ना। यहाँ से एक एक जो बिट ट्रांसफर हो रहा है दूसरी जगह पे, वहां काम वहां भी हो रहा है ना, ठीक है। अब क्या, फॉक्सट्रॉट का जो मेनू हम लोग देखे थे अभी, जिसमें सिस्टम, फाइल, एडिट, ये सब जो था, उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है, उसका नाम है बही खाता, जो जन्म कुंडी है उसका पूरा का पूरा फॉक्सट्रॉट दिए हुए हमको। अगर हम जिसको चाहें उसको यूज करें, जिसको चाहें उसको यूज ना करें, ठीक है। तो फॉक्सट्रॉट मेनू सिस्टम जो है, जब हम तो माई मेनू कर रहे थे, उस मेनू का जो फॉक्सट्रॉट का जो मेनू है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एमएस सिस मेनू, ये वाला, ये मेनू सिस्टम जो है ये क्या है, एमएस सिस मेनू, इसका नाम ये दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर जितना पैड है उस पैड का नाम भी दिया गया है, ठीक है। ये जो सिस्टम पैड जो है उसका नाम, फाइल पैड का नाम, एडिट पैड का नाम, सब दिया गया है। अगर इसमें से कोई पैड तुम यूज करना चाहो कोई, और किसी को तुम हटा देना चाहो, डीएक्टिवेट कर देना चाहो, तो उसके लिए भी कमांड है रिलीज पैड, पैड का नाम लिख दो, वो रिलीज हो जाएगा। तो हम अब जब फॉक्सट्रॉट रन कराएंगे तो वो पैड नहीं आएगा, है ना। जैसे रिलीज पैड एमएसएम विंडो ऑफ माई सिस मेनू, तो ये वाला पैड जो है, विंडो वाला पैड फॉक्सट्रॉट का, वो नहीं आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ जो हम लोग यूडीएफ की बात कर रहे थे, लाइब्रेरी फंक्शन यूडीएफ की बात कर रहे थे, वो क्या है, तो लोग क्यू बेसिक पढ़े, उसमें फंक्शन पढ़े, यस सर, प्री डिफाइंड पढ़े, एंड तो हमको लगता है यस कि सर, बताने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा सबको। वैसा भी कोई यस है जिसको यूडीएफ समझ में नहीं आया हो अभी तक, नो सर। ठीक है। फंक्शन आउटसोर्सिंग समझते हो, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्स नो सर, ये बता दीजिए। जानते तो होगे, आउटसोर्सिंग, हाँ बाहर से जो सोर्स है, बिल्कुल, हाँ बोलो बोलो। जो मतलब एक्सटर्नल जो सोर्स जो देते हैं, आउटसोर्स करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी तरह का कोई काम हम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई काम हम कर रहे हैं, तो हम सब काम खुद ना करके किसी को हायर कर दिए, किसी को हायर करेंगे, अब वह कुछ काम मेरा करेगा, ठीक है। बड़ा छोटा सा एग्जांपल दो जो तुम लोग हमेशा देखते हो,
जो कॉल सेंटर वाला जो काम है, कॉल सेंटर, किसी कंपनी का कॉल सेंटर देख लो, वो क्या करता है। क्या अगर हम जियो को फोन करें तो जो आदमी फोन उठाएगा, जो एम्प्लॉय फोन उठाएगा और मेरा जो ग्रीवांसेज है उसको रिजॉल्व करेगा, क्या वो जियो का एम्प्लॉय है? श्योर। डिफॉल्ट सेट रहता है मतलब हाँ? पहले वो डिफॉल्ट पे सेट रहता है सर, मतलब जब भी कॉल करेंगे कोई बोलेगा कि कस्टमर से बात करने के लिए हमारे पास सब सेट रहता हाँ, जो कस्टमर केयर का जो एग्जीक्यूटिव हमसे बात कर रहा है, वो क्या वो जियो का, एयरटेल का स्टाफ है या किसी और कंपनी का स्टाफ है? सर जिस कंपनी में कॉल करेंगे उसी कंपनी का एम्प्लॉय होगा। जियो के करेंगे तो एम्प्लॉय होगा, उसके बिहाफ में बात करेगा, लेकिन वो किसी कॉल सेंटर का एम्प्लॉय है, है। वो यस किसी कॉल सेंटर का एम्प्लॉय है। और कॉल सेंटर को हम पूरा का पूरा कस्टमर केयर का ठेका दिए हुए हैं, उसको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, सपोज करो, ऐसा समझो कि हम हैं एयरटेल कंपनी, अपने आप में हमको बहुत काम करना है, हमको नेटवर्क देखना है, हमको टैरिफ देखना है, हमको अपना स्टाफिंग देखना है, सब कुछ देखना है। ठीक है, और अगर हम कस्टमर केयर वाला काम भी हम करें, ठीक है, तो हमको एक अलग से वर्क फोर्स, पूरा टीम क्रिएट करना पड़ेगा जो सिर्फ कस्टमर के ग्रीवांसेस को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, हमको उसके लिए एरिया चाहिए, जगह चाहिए, उतना मशीन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टाफ चाहिए, खर्चा लगेगा। तो हम क्या किए कि मेरे पास तुम आए और बोले कि सर मेरा कॉल सेंटर है, मेरा कॉल सेंटर है और कस्टमर केयर वाला काम हमको दे दीजिए, हम करेंगे। ठीक है, तो बोले ठीक है, तुम करो, आज से मेरा कस्टमर केयर तुम हो। ठीक है, 1 to 1 पे जो कॉल आएगा वो तुम्ही को मिलेगा, हम डाइवर्ट कर दिए कॉल। ठीक है, अब बोलेगा कि भाई अब नीरज फोन किया कि मेरा नंबर इतना इतना है, मेरा पैसा कट गया, तो उसके पास तो डेटा नहीं हो, डेटा मेरे पास है। तो तुम बोलोगे कि भाई हमसे ऐसे जब क्वेरी आ रहा है, हमको कुछ डेटा दीजिएगा तब ना हम रिजॉल्व करेंगे। तो बोले ठीक है, तुम डेटा ले लो। ठीक है, इसको तुम फंक्शन के हिसाब से समझो, हम मेन फंक्शन है वो, हम मेन प्रोग्राम है वो एक फंक्शन है, उसको हम काम हमको नहीं मनता करने का, उसको हम दे दिए कि तो ये काम तुम करो। ये काम तुम करो तो करोगे क्या, क्या करोगे? कुछ ना कुछ डेटा हम देंगे तब ना करोगे। तो हम जो तो तुमको डेटा जो देंगे दैट इज समथिंग लाइक पैरामीटर। उस पैरामीटर के आधार पे तुम उसका सर्विस दोगे, उसको सर्विस दोगे। वो जो कॉल करेगा उसको जो चाहिए 2 दूनी 4, तुमको 2 से 2 में गुना करना है, तुम फंक्शन को दिए, तुमको सर्विस करेगा फंक्शन। ठीक, तुम उसको क्या समझ के बात कर रहे हो? तुम सोच रहे हो कि एयरटेल का आदमी है। ठीक है, तो जो भी फंक्शन जो रन करेगा वो मेन प्रोग्राम ऐसा रन करेगा कि जो इंड यूजर है उसको पता नहीं चलेगा कि वो मेन प्रोग्राम रन कर रहा है या मेन प्रोग्राम का कोई सब प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है, यही जो आउटसोर्सिंग वाला जो काम हम कह रहे हैं ना, आउटसोर्सिंग, यही काम हम यहाँ फंक्शन में करते हैं। फंक्शन में या सब रूटीन में यही काम करते हैं कि हम मेन जो प्रोग्राम है मेरा, उसमें उसको वो काम ना करा के वो काम अलग कर देते हैं। वो काम अलग कर देते हैं जब तुम कॉल करोगे, रन कराओगे, मतलब उसको रिक्वायर है तुमको सर्विस, तो मेरे प्रोग्राम के पास आएगा, हम उसको डाइवर्ट कर देंगे, तुम जाओ वहां। ठीक है, तुम वहां जाओगे, वहीं रन करेगा, वहीं तुम्हारा सब का सब सेवा तुमको वहीं प्रदान किया जाएगा। ठीक, यही काम हमारा। ठीक है, किसी बैच में पढ़ा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था उसको लोग को फंक्शन, तो वहां पे एक छोटा सा स्टोरी सुनाए थे, तुम लोग को सुनाते हैं, मजेदार है कि एगो गांव में मुखिया जी थे, गांव में एगो मुखिया जी थे और उनका बेटा आईआईटी में पढ़ता था। ठीक है, तो शाम के टाइम में जब सब लोग मिलते थे, कहीं गोष्ठी लगता था उनका, तो वहां पे सब लोग अपना सवाल उनसे पूछता था, वो सबको बहुत ज्ञानी थे और बहुत सबको वो रिजॉल्व करते थे, सबका जो जो क्वेरी होता था वो सबको सेटिस्फाई करते थे, उसको जवाब देते थे। ठीक है, एक आदमी आया और बोला कि मुखिया जी हमको भी वो सवाल पूछना आपसे। मतलब पूछो। तो बोला कि 25 पर पावर 25 कितना होता है?
मुखिया जी तो थे बहुत ज्ञानी, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़े थे बेचारे। 25 पे पावर 25। रुक जाओ, लगाया अपना बेटा को फोन, IIT वाला को, बोले बेटा 25 का पावर 25 बताओ तो। बता दिया, बता दिए। मुखिया जी बाकी सब काम कर रहे थे जो उनको आता था, जो नहीं आता था वो काम कौन किया? फंक्शन किया। और उस फंक्शन को 25 टू द पावर 25 ये जो पैरामीटर दिया गया ना, उसी पे ना काम किया वो। और काम करने के बाद जो रिटर्न किया, दैट इज द रिटर्न वैल्यू। यही है पूरा का पूरा कहानी फंक्शन का। सर तो मान सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन मान सकते हैं उनको बेटा को? नहीं, लाइब्रेरी फंक्शन नहीं मान सकते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन था। यस यस, यूजर के द्वारा दिया ये। हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन था। ठीक है, फंक्शन आम जो फंक्शन है, जो अक्सर यूज होने वाला है, जिसका जरूरत सबको पड़ने वाला है, जैसे ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, पावर है, सबको जरूरत पड़ेगा। लेकिन ऐड स्टूडेंट, ऐड एम्प्लॉय सबको तो नहीं जरूरत पड़ेगा, वो तो एकदम एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो गया, है ना। तो जो यूजर स्पेसिफिक है उसको हमको खुद बनाना पड़ेगा। तो क्या मालूम कि हम स्टूडेंट के लिए बनाने जा रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए बनाने जा रहे हैं, या हम प्रोडक्ट के लिए बनाने जा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। लेकिन जो आम है, जो जैसे हमको ट्रिम करना है, जैसे सम करना है, पावर निकालना है, साइन वैल्यू निकालना है, ठीक है, वो जो आम तौर पे जो सबको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, वो सारा का सारा फंक्शन फॉक्सट्रॉट बना के दिया है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे कॉलेज की तरफ से ढेर सारा किताब लाइब्रेरी में आपको दिया गया है, आप जाइए, निकालिए, पढ़िए, वापस रख दीजिए। ठीक है, तो वैसा फंक्शन जो रेडीमेड बना के दिया गया है, आपको जस्ट उसको कॉल करना है, यूज करना है, दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। आपको पता होगा कि क्या क्या लाइब्रेरी फंक्शन दिया गया है, तभी नहीं यूज कीजिएगा। तो आपको लाइब्रेरी फंक्शन भले उसका कोड ना लिखना पड़े, लेकिन आपको जानना तो पड़ेगा कि क्या क्या लाइब्रेरी फंक्शन हमको दिया गया है। ठीक है, ओके। इसके बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो है हमारा यूजर स्पेसिफिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, जो हमको लिखना है। User defined after ready-made function library. Also, we need to write a function or procedure to simplify our programming projects. A function or procedure is set of commands or other instruction given a name, and this name is called to execute the set of command. प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम तो हम यही बोलते हैं ना कि set of command है और उसको PRG नाम से सेव कर दीजिए, PRG नाम से सेव कर दीजिए। डू आप प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए, सारा PRG के अंदर जितना स्टेटमेंट है सब रन कर जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली वही काम हमको करना है कि कुछ सेट ऑफ कमांड लिखना है और उसको किसी नाम से सेव कर देना है, और वो जब नाम लेंगे तो वो दोबारा चलाएगा। जी बताएं कहा, ऐसे बोल के चलाएगा वो। दिस सेट ऑफ कमांड और इंस्ट्रक्शन कैन बी इन द मेन प्रोग्राम फाइल और इन द सेपरेट प्रोसीजर फाइल। प्रोसीजर फाइल इज सेम एज अ PRG फाइल। दो फंक्शन हम बनाएंगे, दो तरह का फंक्शन बनाएंगे। पहला कि हम प्रोसीजर फाइल अगर बना रहे हैं, सब रूटीन प्रोसीजर या सब रूटीन अगर हम बना रहे हैं, तो हम या फंक्शन बनाए, दोनों में से कुछ भी बनाए, तो या दो तरीका है, या तो हम मेन प्रोग्राम में ही कहीं लिख दें, उसको मेन प्रोग्राम में ही कहीं लिख दें, या फिर अलग से एक फाइल बनाए जिसमें खाली प्रोसीजर लिखा रहेगा, खाली प्रोसीजर लिखा रहेगा, और मेन फाइल में प्रोसीजर का कोई कोड नहीं है, खाली कॉल है, सिर्फ उसको कॉल करेंगे वहां से। जैसे ही कॉल करेंगे तो वो प्रोसीजर का उस फाइल में जो लिखा हुआ है वहां वो रन करेगा और हमको फंक्शन यहां मिलेगा, है ना। अमेरिकन एयरलाइंस, जो अमेरिकन एयरलाइंस है तो यूएस में, और रात के 2 बजे कोई आदमी फोन करता है कि फ्लाइट कितना लेट है, तो फोन उठता है बेंगलोर में, वो फोन उठता है बेंगलोर में। वेल, तो अब जैसे ही फोन उठता है, यहाँ पे वहां पे दिन और यहाँ पे रात वाला सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे दिन होने के बाद भी जो फोन उठाता है वो गुड इवनिंग या गुड नाइट बोलता है। ठीक है, वेलकम इन अमेरिकन एयरलाइंस। ठीक, तो कहाँ है और कहाँ रन कर रहा है, सोचो। तो हमारा जो फाइल है, जो प्रोग्रामिंग फाइल है, जो मेन प्रोग्राम है हमारा,
उससे परे, उससे हटके भी हमारा फंक्शन या प्रोसीजर हो सकता है और सेम फाइल में भी हो सकता है। कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? मान लो हमको 1, 2 या 3 हाँ ही फंक्शन चाहिए, तो अलग फाइल नहीं बनाएंगे, सेम फाइल में इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमको 25-30 प्रोसीजर चाहिए। अगर मेन फाइल में उतना बड़ा लिखेंगे तो मेरा फाइल बहुत बड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन बड़ा हो जाएगा, बाद में डिबग करना बड़ा मुश्किल होगा, कहीं एरर खोजना होगा तो हम नहीं खोज पाएंगे। उस कंडीशन में जब नंबर ऑफ लाइन ज्यादा हो रहा है, तो हम अलग फाइल में प्रोसीजर को लिखेंगे, छोटा मोटा है 2 लाइन 3 लाइन का, तो हम उसी में छोड़ देंगे। A function is defined with a function keyword and has a name maximum 10 character long, starting with alphabet or underscore and can contain any combination of letter, number and underscore. नेमिंग का जो थ्योरी है, जो तरीका है, वो वही है, चाहे वेरिएबल का नाम हो, टेबल का नाम हो, ठीक है, वही सेम टू सेम हमको नेम यही है, अल्फाबेट से ही शुरू होगा, कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं होगा, जो हम लोग देखे हैं। A function has a parameter defined with the parameter. This is the data on which the function is supposed to work. There are maximum 24 parameters allowed in the function for DOS. Parameter is optional. हम पैरामीटर भेज भी सकते हैं और नहीं भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पैरामीटर नहीं भेजेंगे तब भी हमको पैरेंथेसिस देना है। ऐसा नहीं कि पैरामीटर तो भेजना नहीं है तो पैरेंथेसिस देबे नहीं करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, ये डेट बगैर पैरेंथेसिस के ये फंक्शन इसको कंसीडर ही नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, इसको या तो वेरिएबल कंसीडर कर देगा या किसी तरह कोई कमांड कंसीडर करेगा। कमांड नहीं मिलेगा तो वेरिएबल, और बाद में वेरिएबल नहीं बनाए हैं इस नाम से तो क्या बोलेगा, नॉट डिफाइंड वाला मैसेज। तो सिंपल डेट और फंक्शन दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, और ये सिर्फ फॉक्सट्रोट में नहीं, हर लैंग्वेज में हमको इसको देना पड़ता है, ठीक है। तो देखो डेट है, सेकंड है, पैरामीटर है इसमें नहीं है, लेकिन हम यहाँ देते हैं डे फंक्शन था, इसके अंदर तो पैरामीटर दे रहे थे, तो लाइब्रेरी फंक्शन में भी हमारा बिना पैरामीटर का और पैरामीटर दोनों का है, ठीक है। तो पैरामीटर मैंडेटरी नहीं है, पैरामीटर जो है वो हमारा ऑप्शनल है, ठीक है। और रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा नीरज, व्हाट इज रिटर्न? किसी वैल्यू को जो पैरामीटर में देंगे उसको रिटर्न करेंगे। जैसे डेट दे रहे हैं तो डेट में सर जो डेट लिखा हुआ करेंट डेट उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न तो वैल्यू करेगा ही, मेन रिटर्न का काम क्या है कि जो कॉलिंग फंक्शन है, एक कॉल्ड फंक्शन है, मेन प्रोग्राम है जो किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, तो कॉलिंग हो गया ये, और जिसको पुकारे, जिसको बुलाए, जिसको कॉल किए वो कॉल्ड हो गया। तो जब एक बार हमको मिला यहाँ पे 8वें लाइन पे, 8th लाइन पे लिखा हुआ है फंक्शन कॉल का स्टेटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मिलेगा फंक्शन कॉल, तो ये अगर सेम फाइल में है तो 8 नंबर से सीधे 15 नंबर पे चला जाएगा, फंक्शन डिफाइन है तो, ठीक है। लेकिन हमको तो 8 नंबर के बाद तो यहाँ चला गया, तो 9-10 कौन रन कराएगा, फिर उसको वापस बुलाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कॉल्ड फंक्शन में हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं इसलिए कि वो वापस कॉलर फंक्शन में आए, कॉलर फंक्शन में आए, और कहाँ पे आएगा, जिस लाइन पे बुलाए थे उसके ठीक नेक्स्ट वाला लाइन पे, ठीक है। जब रिटर्न होगा तो उसी के साथ हम लोग वैल्यू भी रिटर्न करा देते हैं, जो वहां पे वैल्यू फाइंड आउट किया गया है उस वैल्यू को रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। अगर मान लो वैल्यू नहीं देना हो तब भी रिटर्न कराएंगे, हमको तो वापस पॉइंटर को लेके आना है ना, वही थोड़े छोड़ देंगे उसको। यहाँ पे देखो इनपुट इंटर नंबर नम में लिए, इसको स्क्वायर करना है और ऑड इवन निकालना है, तो हम सिंपल लिख सकते थे, लेकिन सेम प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम में इसका कोड लिख रहे हैं फंक्शन बना के, प्रिंट माई स्क्वायर नम, ये वाला नम है पैरामीटर, ठीक है, भेज दिए,
ऑड इवन ब्रैकेट में नम प्रिंट। प्रिंट कमांड क्यों लगाए हैं? इसलिए जब ये जो रिटर्न करेगा डेटा, जो रिटर्न करेगा उसको प्रिंट करना है, या तो प्रिंट कर लो या तो कोई वेरिएबल में स्टोर कर लो। ठीक है। फंक्शन माई स्क्वायर, हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नाम माई स्क्वायर, ये वाला माई स्क्वायर पैरामीटर नम रिटर्न करना है नम गुने नम। आसान नहीं है? आसान है ना? फंक्शन, फंक्शन का नाम, पैरामीटर, पैरामीटर का नाम और रिटर्न के साथ कैलकुलेट करके रिटर्न कर दो। एक लाइन में होने वाला था तो ठीक है, अगर दो एक से ज्यादा लाइन में है तब सबका सब कैलकुलेट कर लो, लास्ट या फाइनल जब आ जाए तब रिटर्न के साथ वो लगा के भेज दो। ठीक है। अब जो रिटर्न, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, समझना बात को, ये फंक्शन माई स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? जो पैरामीटर दिया गया था उस पर कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन करके कुछ रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम, मान लो तुम कुछ दो हमको, कुछ दो, अगर मेरे पास कुछ स्टोरेज नहीं रहेगा तब तो वो लॉस हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। मतलब तुम कुछ दे रहे हो हमको कटोरा से, मेरे पास कटोरा नहीं है, तुम दिए, लॉस हो गया। तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा तो हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में या तो कोई वेरिएबल लगा के स्टोर कर लो, वेरिएबल के बाद वो डेटा को जो करना है करो, फर्दर प्रोसेसिंग करना है फर्दर प्रोसेसिंग करो, प्रिंट करना है प्रिंट करो। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कमांड लगाए हैं, प्रिंट तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद ये डेटा हमको प्रोसेसिंग के लिए नहीं मिलेगा, जस्ट इट विल प्रिंट ओनली। ठीक है। यहाँ देखो सेम काम यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन ऑड इवन पैरामीटर नम, और इस नम को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो नम हम भेज रहे हैं और ये जो नम है, दोनों एक ही हो जरूरी नहीं है, दोनों एक हो जरूरी नहीं है। यहाँ नम लिख दो, यहाँ पे MUN उलट दो, इसको मून कर दो। ठीक, वेरिएबल नहीं आता है, डेटा आता है। यहाँ पे अगर हम 5 दिए थे, ये 5 डेटा लेके यहाँ पे आएगा, जब कॉल करेंगे ना तो 5 आएगा और वो 5 पैरामीटर के साथ जो वेरिएबल दिया रहेगा उस वेरिएबल में वो 5 स्टोर करा दिया जाएगा। ठीक है। तो वेरिएबल नेम सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, बिकॉज ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। अब यहाँ तो बात हो गया कि हम एक ही फाइल था, एक ही फाइल में हम यूजर से डेटा भी ले रहे हैं और फंक्शन कॉल भी कर रहे हैं और फंक्शन का डेफिनेशन इसी फाइल में है। अगर हम फंक्शन का डेफिनेशन किसी और फाइल में लिखना चाहें तब कैसे होगा? ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम फंक्शन कॉल करेंगे माई स्क्वायर, तो ये फॉक्सरो ये डेफिनेशन किस फाइल में खोजेगा? समझ में आ रहा है बात? कहाँ खोजेगा? बहुत सारा फाइल है ना, तो हमको बताना पड़ेगा कि हम जो फंक्शन जो यूज करेंगे या फंक्शन या प्रोसीजर यूज करेंगे उसके लिए कौन सा फाइल आप खोजिए, हमको मेंशन करने पड़ेगा वो फाइल नेम। ठीक है। जैसे वी कॉल प्रोसीजर विथ डू प्रोसीजर नेम, यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लें कि इसी चीज को प्रोसीजर से कैसे करेंगे। ये वाला जो किए थे फंक्शन वाला, प्रोसीजर से कैसे होगा? इनपुट इंटर नंबर नम, नम लिखे और यहाँ लिखे डू माई स्क्वायर विथ नम, वहां पे पैरेंथेसिस देके यूज कर रहे थे हम लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग विथ के साथ कॉल करेंगे और डू लिखेंगे, जैसे हम लोग PRG को रन कराते हैं। ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, प्रोसीजर माई स्क्वायर पैरामीटर नम प्रिंट नम गुने नम रिटर्न, मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हम लोग, मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं। ठीक है। हम लोग सिर्फ इसका जो पॉइंटर है, जो कंट्रोल है, जो वो सिर्फ रिटर्न हो रहा है। चला बंद भी हो गया। ओके, ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोग्राम है मेरा। तो यहाँ पे हम लोग वहां पे सिर्फ नाम और पैरेंथेसिस यूज कर रहे थे, यहाँ पे डू यूज कर रहे हैं और विथ यूज कर रहे हैं, तब हम कॉल कर रहे हैं। देयर आर टू वे टू कॉल अ फंक्शन और प्रोसीजर। पहला है इस तरह से स्क्वायर, मतलब नेम लिखना है, पैरेंथेसिस में दे देना है। दूसरा है डू, डू यूज करना है और नाम यूज करना है,
प्रोसीजर या फंक्शन लिखना है और उसका नाम लिखना है। फंक्शन का नाम जैसे यहाँ स्क्वायर है विथ पैरामीटर, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जो प्रोसीजर वाला स्टाइल है, प्रोसीजर वाला जो स्टाइल है, इसमें अगर कॉल करते हैं तो हमको रिटर्न नहीं करा पाएंगे, वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। अगर ऐसे कॉल करेंगे तो वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद जो बात किए कि हम लोग जो वैल्यू है, जो प्रोग्राम का जो फंक्शन है, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसका कोड या तो प्रोग्राम में लिखेंगे या तो दूसरे फाइल में लिखेंगे, ठीक है। तो देयर आर टू वे टू राइट फंक्शन और प्रोसीजर, फर्स्ट इन द सेम प्रोजेक्ट फाइल, सेकेंड इन द सेपरेट प्रोसीजर फाइल। सेम में लिख रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, उसी में है, उसी में खुद लिखा, ऊपर नीचे करके रिटर्न करेंगे, वापस आ जाएगा, फिर मिलेगा उसको, फिर वापस वहां शिफ्ट कर जाएगा, वहां रन कराएगा, रिटर्न मिलेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये एक ही फाइल के अंदर होने वाला है। अगर in case of procedure file we need to mention its name in the main project file, हमको करना क्या है, set procedure to procedure file name, ये लिख देना है, ठीक है। अपने मेन प्रोग्राम में लिखेंगे set procedure to procedure.prg, ठीक है। तो हमको वहां जैसे ही कोई प्रोसीजर कॉल होगा उस फाइल में जाके उसका पूरा का पूरा कोड फाइंड आउट करेगा और वहां जाके उसको एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है। हमको लग रहा है हम कितना चिल्ला के बोल रहे हैं, कान में आ रहा था। तुम लोग हैंड रेज करना, ठीक है ना, सवाल करना होगा तो। अब देखो यहाँ पे, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोसीजर माई स्क्वायर, यहाँ पे इसमें हम लिखें क्या, सेट प्रोसीजर टू माई प्रॉक, ठीक है। माई प्रॉक नाम का एक पीआरजी फाइल बनाए हैं और उस पीआरजी फाइल में ये कंटेंट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्रोसीजर माई स्क्वायर, पैरामीटर, नाम, ये वाला जो हम बनाए थे, ये पूरा का पूरा कहाँ लिखा हुआ है, माई प्रॉक डॉट पीआरजी में स्टोर करके रखे हुए हैं इसको। और मेन प्रोग्राम में हम लोग यही 4 लाइन है सर, set talk of input enter a number to num और do my square with num, do odd even with num। ये तो इस फाइल में है नहीं, ये इस फाइल में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं set procedure to my proc। ये जो पाथ सेट हो गया, ये जो हमने बता दिया कि my proc.prg में है। अब जैसे ही ये कॉल होगा, जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये प्रोसीजर कॉल होगा, मेरा जो प्रोग्राम काउंटर वो कहाँ चला जाएगा, इस फाइल में, इस फाइल में जाएगा और ये पूरा एग्जीक्यूट होगा। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद वो वापस रिटर्न होगा, फिर अगले लाइन पे जाएगा, फिर उसको डू ऑड इवन मिलेगा, फिर वो माई प्रॉक में जाएगा, यहाँ पूरा रन कराएगा और फिर रिटर्न होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं हम लोग, इसीलिए जब हम प्रोसीजर कॉल करते हैं तो सारा वैल्यू को खुद प्रोसीजर में ही प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट वाला प्रॉब्लम बचा हुआ है, अभी तक यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, आ गया सबको। अब इसके बाद फिर से रिवीजन नहीं ना कराओगे, फाइनल रिवीजन है ना, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन दोगे ना, यस सर। ठीक है, प्रेजेंटेशन तुम लोग तैयार करो। अगली क्लास में हम लोग को सिर्फ वही देखना है कि तुम खुद से सॉफ्टवेयर का होना चाहिए, हाँ। सर ग्रुप में बांट दीजिए, उसको ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, तो ग्रुप डिवाइडेड है ऑलरेडी, यस ठीक। इंडिविजुअल रहता है तो बड़ा अच्छा रहता है ना, उस टॉपिक को पूरा तुमको बोलना रहेगा। चलो ग्रुप वाइज करेंगे, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, किया जाएगा, है ना। सर इसको लैपटॉप पे बता दीजिए। इंडिविजुअल भी सही है। अच्छा ठीक है, हम लोग देख लेंगे उसको कैसे करना है, ठीक है। और चलो फिर ठीक है, टाइम हो गया सर, दूसरा
ले लियो ना? अटेंडेंस वाला काम हो गया ना? सौरभ, सौरभ क्लास में है क्या? ले क्या सर हम? नहीं है सर। नो सर, सौरभ नहीं है। ठीक।